हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वित्तीय समावेशन के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों, उस वीडियो की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आज कौन सा चैप्टर है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला स्तंभ जो प्राथमिक क्षेत्रक है। आप सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक के तहत कृषि का सबसे बड़ा योगदान है, जहां से पूरी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर रॉ मटेरियल वहां से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं वीडियो में क्या क्या होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय कृषि। क्या? भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो श्रम शक्ति है, लेबर पावर है, उसकी 48% के करीब हमारी जो शक्ति है वह कृषि के तहत ही जाती है। मतलब भारतीय कृषि में 48% श्रम शक्ति पूरे भारत की लगाई जाती है। मतलब कि जितना भी कार्य किया जाता है रॉ मटेरियल के तहत, अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक देखें, द्वितीय क्षेत्रक देखें, तृतीय क्षेत्रक देखें, तो तीनों में क्या होता है कि प्रोडक्शन किया जाता है, सेवाएं दी जाती हैं और प्रथम में रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाता है। तो कृषि के तहत यह कार्य किया जाता है। और अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रेजेंट टाइम में 14% के करीब योगदान है। तो कृषि भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका अदा करता है, खास करके भारत में। हम लोग पहले देख लेते हैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कृषि है क्या, साथ ही इसका योगदान देखेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्रांतियां देखेंगे, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और आपकी पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि कृषि के तहत हमारी 3 फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद अथवा नकदी फसल। तो तीनों को हम लोग सही तरीके से देखेंगे और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलने वाली है और इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू भी मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सब सॉल्व कर सकेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल सकेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि है क्या, इसका योगदान कितना है। ठीक है, तो भारतीय कृषि के तहत सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट है इसका, भारत की 48.9%, कितना? भारत की 48.9% श्रम शक्ति कहां पर खपत होती है? कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो इसका योगदान हम लोग देखेंगे किसमें? राष्ट्रीय आय में। अभी मैंने बात की थी आप लोगों से, तो भारतीय राष्ट्रीय आय में, भारतीय राष्ट्रीय आय में 14% का योगदान है। ठीक है, जो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें 40% का योगदान कृषि सेक्टर का है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का। चीजें बहुत इजी है, क्वेश्चन जहां से बनता है मैंने वही पॉइंट उठाए हैं। बस ये आप लोगों से पूछ सकता है कि भारत की कितनी श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है, तो 48.9%। और अगर पूछेगा कि इंडियन नेशनल इनकम में, भारतीय राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, तो 14% है। ठीक है, कितना? 14%। बात करेंगे इसके आगे, इससे रिलेटेड कुछ क्रांतियां हैं, हम लोग देख लेंगे। आप सबको पता है कि भारत में कृषि को सुधारने के लिए 1969 के करीब लाई गई थी क्या, हमारी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के तहत काफी सारी बातें की गई थी। इसका टाइम पीरियड था 1967। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है?
तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखें तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 2 बार लाई गई थी। एक बार सर्वप्रथम लाई गई 1967 में, फिर आगे चलकर 1983 में 2 बार हरित क्रांति आई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हरित क्रांति के तहत सबसे ज्यादा किस फसल को फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो चावल और गेहूं को बढ़ाया गया था। उसके उत्पादन में काफी वृद्धि आई थी। लेकिन दोनों में अगर हम लोगों ने कंपैरिजन किया, देखा, तो उसमें गेहूं को सबसे ज्यादा वरीयता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग लिखेंगे। साथ ही कुछ क्रांतियां देखने वाले हैं कि किस सेक्टर से कौन सी क्रांति लाई गई थी और उसका कितना योगदान था। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियां। कुछ प्रमुख क्रांतियां। गला थोड़ा बैठा सा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिर भी वॉइस मेरी क्लियर मिल रही होगी। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चलिए पहली क्रांति हम लोग देखेंगे, हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। सबसे पहले यह देख लें कि हरित क्रांति जो लाई गई थी, या किस लिए लाई गई थी? खाद्य उत्पादन के लिए। किसके लिए? खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था हरित क्रांति के तहत। और हरित क्रांति का जो समय है, पहली बार कब लाई गई? प्रथम हरित क्रांति भारत में लाई गई 1967 में। फिर एक दूसरी हरित क्रांति भी लाई गई थी, दूसरी बारी, उसे हम लोग लिखेंगे द्वितीय हरित क्रांति लाई गई 1983 में। ये चीजें याद रखेंगे फैक्ट के तौर पर। 1983 में लाई गई थी। और इसके जनक कौन है? भारत में इसके जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक तो किसे माना जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और मैं जो फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं हरित क्रांति से रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके तहत आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। कैसे? कि जैसे हरित क्रांति सबसे पहले कब लाई गई थी, तो आप लिखेंगे क्या? 1967 में। दूसरी हरित क्रांति कब लाई गई? तो 1983 में। भारत में इसके जनक कौन है? एन स्वामीनाथन है। और आगे हम लोग देखेंगे विश्व स्तर पर, विश्व में जनक मतलब वैश्विक स्तर पर इसके जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है दोनों। विश्व स्तर पर हरित क्रांति लाई गई डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के माध्यम से, और भारत में डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ठीक, तो ये 2 फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। वरीयता किस फसल को मिली? वरीयता दी गई चावल और गेहूं के उत्पादन पर। चावल और गेहूं के उत्पादन पर। और लास्ट में हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे अंतिम रूप से गेहूं को वरीयता मिली। मतलब कि ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर। तो जो हरित क्रांति थी हमारी, वह पूरी तरह से सक्सेस थी। और हमारा जो भारत उस समय का टाइम पीरियड था, उस समय पूरे भारत में इतना अनाज नहीं हो पा रहा था कि पूरी जनता को भरपेट खाना मिल सके। तो उसी के लिए हरित क्रांति लाई गई कि कृषि के सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। जब एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया तो काफी सारे खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, जिसके माध्यम से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो हरित क्रांति का अपना प्रमुख योगदान है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, इससे रिलेटेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसे फिफ्थ कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो हरित क्रांति के बारे में मैं अलग से चैप्टर लेके आऊंगा। ठीक, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, तो यहां इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम लोगों ने इतनी बातें की। लेकिन हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है,
इसके लिए मैं अलग से चैप्टर लेके आऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जितने फैक्ट मैंने बता दिया, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए, ये हो गई हरित क्रांति। अब सिर्फ हम लोग क्रांति का नाम लिखेंगे और उससे रिलेटेड चीजें लिखेंगे। दूसरी क्रांति हमारी कौन सी थी? तो वह थी श्वेत क्रांति। अब आप लोग बताइए, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड था? श्वेत क्रांति रिलेटेड था दुग्ध उत्पादन से। इसमें भी काफी ज्यादा सफलता मिली। दुग्ध उत्पादन। तीसरी हमारी क्रांति कौन सी है? सारी क्रांतियों के बारे में हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, बस वही मैंने लेके आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। ठीक, तीसरी हमारी कौन सी है? नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति, और नीली क्रांति के तहत किसे वरीयता दी गई थी? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन। अर्थव्यवस्था में मत्स्य उत्पादन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज के टाइम पीरियड में भी अगर हम लोग देखें तो इसका सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित करता है भारतीय राष्ट्रीय आय को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीली क्रांति किससे रिलेटेड थी, या श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी, हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी। ठीक, चलिए, चौथी क्रांति हम लोग लिखेंगे, कौन सी है वो? पीली क्रांति। पीली क्रांति। अब यहां पीला अगर लिखा है तो पीली क्रांति के तहत आप लोग किसे लेकर चलेंगे? तिलहन को। मतलब सरसों हो गई आपकी और अलसी हो गई, मतलब कि जिससे तिलहन की प्राप्ति होती थी, उसके बारे में इसे वरीयता दी गई। तो पीली क्रांति रिलेटेड थी तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन। तिलहन का आशय यह है कि जहां से तेल निकल सके, ठीक, खाने वाला तेल आए। ये सब कृषि से रिलेटेड ही है। पांचवा हमारी कौन सी है? पांचवी क्रांति है हमारी सुनहरी क्रांति। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। सुनहरी क्रांति, और इसके तहत वरीयता किसे दी गई? तो जूट और फल को। किसे? जूट प्लस फल उत्पादन। ठीक, तो ये सारी हमारी 5 इंपॉर्टेंट क्रांतियां थी कृषि से रिलेटेड। तो इसे आप लोग नोट डाउन करें और याद रखें। मैं रिवीजन करवा दूं। हरित क्रांति आपकी किससे रिलेटेड थी? कृषि से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, और आपकी जो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन, और लास्ट में हम लोगों ने देखा सुनहरी क्रांति, तो वह जूट और फल के उत्पादन से रिलेटेड है। अभी बहुत सारी क्रांतियां हैं, आप लोग चाहे गूगल कर लेंगे या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से सभी वनडे एग्जाम के लिए अगर आप लोग ये 5 क्रांतियां सही तरीके से याद कर लिए, कौन किससे रिलेटेड था, तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसलें पाई जाती हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज थोड़ा गले में खराश है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे तो सुन सकते हैं और चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ये देख लिया कि कृषि का योगदान क्या है, यह अपना महत्व क्या रखता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमिक में, और साथ ही इसका योगदान कितना है, और यह श्रम शक्ति कितना इसमें यूज होती है, खपत होती है, और इसके तहत कौन सी क्रांतियां लाई गई, और सारी क्रांतियां हमारी सक्सेस हुई। उससे जिस प्रोडक्ट पर फोकस किया गया, जिस सेक्टर पर फोकस किया गया, उसमें हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई और उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हरित क्रांति याद रखेंगे आप लोग हमेशा। उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ फैक्ट भी बताए और आगे चलकर मैं नोट भी करवाने वाला हूं फैक्ट। ठीक है, अलग से वीडियो लाकर हरित क्रांति का। चलिए, भारत की प्रमुख फसलें क्या? भारत की प्रमुख फसलें, तो
अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः 3 फसलें पाई जाती हैं। जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे होंगे वो ज्यादा इसे कलेक्ट कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि वो जानते हैं कि धान की खेती कब होती है, क्योंकि मैं टाइम पीरियड भी बताने वाला हूं कि धान की खेती कब होगी, गेहूं की कब होगी, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, इन कपास और सोयाबीन, इन सब की खेती कब होती है, और कौन सी आपकी खेती है जो आपके रबी से रिलेटेड है, कौन खरीफ से रिलेटेड है और कौन नकदी फसल है। तो ये तीनों हम लोग देखने वाले हैं, सही तरीके से फोकस करके आप लोग देखेंगे। चलिए, मुख्यतः 3 होती हैं। पहली हमारी कौन सी है? रबी की फसल। ठीक है, जो रबी की फसल है, तो रबी की फसल में खेती किसकी की जाती है, पहले हम लोग उस फसल का नाम लिख लेंगे, तब शायद आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि फसल जानते ही आप लोगों को पता लग जाएगा। फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, मटर, चना। गेहूं, सरसों, मटर, चना इत्यादि। ठीक, तो अब इसका टाइम पीरियड क्या है? तो वह है हमारा अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। कब? अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। बुआई मतलब इसका रोपण किया जाता है, खेती की जाती है, बीज बोए जाते हैं। ठीक, और कटाई कब होती है? तो जस्ट 4 महीने बाद, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कब? मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई की जाती है। कटाई का मतलब है कि फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, इसे खेतों से काटकर और सही तरीके से इससे अनाज निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रबी की फसल। आई होप आप लोग इसे सही तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी आती है हमारी कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। ठीक, खरीफ की फसल में अब क्या आएगा? गेहूं, सरसों, मटर, चना, ये सब हम लोगों ने देख लिया। रबी की फसल के तहत खरीफ की फसल में आएगा हमारा क्या? चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, काफी सारी चीजें हैं इसमें। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा और मक्का, गन्ना, कपास। मक्का, गन्ना, कपास। आप लोगों से पता है डायरेक्ट फसल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि यह किस फसल से रिलेटेड है, रबी से, खरीफ से अथवा जायद अर्थात जिसे हम लोग नकदी फसल बोलते हैं, उनमें से किससे है। या जैसे आप लोगों को ऑप्शन में मान लीजिए पूछ लिया कि बाजरा किस किस्म की फसल है, तो आप क्या इसे मार्क करके आओगे? यह खरीफ की फसल है। ठीक, तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। अब बात करेंगे कि इसकी बुआई कब की जाती है। ये अप्रैल में काट ली गई, जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वर्षा वगैरह होती है, मानसून होता है बारिश का, तभी इस फसल की बुआई की जाती है। और वह टाइम पीरियड क्या होता है हमारा? जून से जुलाई। जून से जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। ठीक, क्या की जाती है? बुआई की जाती है, अर्थात यह बोई जाती है। और इसकी कटाई कब होगी? अब जस्ट 4 मंथ इसमें ऐड करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक, तो वो क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर, जब रबी की फसल बुआई की जाती है उसके जस्ट पहले इसकी कटाई होती है। मतलब खरीफ की फसल जैसे ही कटती है, रबी की फसल उसमें बो दी जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे जो यहाँ बुआई का है वो यहाँ कटाई का टाइम पीरियड होगा। तो वह क्या है? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। ठीक, कटाई। आप लोग गांव से अगर होंगे तो देखते होंगे कि धान जो खेतों में लगाई जाती है वह जैसे ही काटी जाती है तुरंत गेहूं की बुआई कर दी जाती है। क्यों? उसी समय नमी होती है और गेहूं की जो फसल होती है नमी की मात्रा की वजह से जल्दी वह अंकुरित हो जाती है। ठीक,
तो ये सारी चीजें थी। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी फसलें आती हैं आपकी, ठीक। आलू भी आ जाएगा इस रबी में, तो इसलिए मैंने आगे इत्यादि लगा दिया है, ठीक, आदि। याद रखेंगे आप लोग, काफी सारे क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं पिछले साल के एग्जामों में। चलिए तीसरी फसल के बारे में बात करेंगे। तीसरी फसल हमारी कौन सी है? रबी की हो गई, खरीफ की हो गई, जायद या नकदी फसल। इसमें वे सारी फसलें होती हैं जो बोई जाती हैं और काट के बेच दी जाती हैं तुरंत, या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है उसी की तहत इनकी बुआई करवाई जाती है और डायरेक्ट बुआई के समय इनका रेट लगाकर खरीद लिया जाता है। इन्हें किसान को अच्छा खासा दाम मिल जाता है, कोई टाइम पीरियड इसका नहीं है। काफी सारी फसलें ऐसी होती हैं जो खरीफ के समय भी बोई जाती हैं, या फिर जो ज्यादा से ज्यादा इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जब खरीफ की रबी की फसल कटती है, अप्रैल में कट गई, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जून और जुलाई में बुआई हो रही खरीफ की, तो अप्रैल से मई और जून 2 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ज्यादातर इसकी बुआई होती है। और नकदी फसल के तहत जैसे आपकी सब्जियां आ गई, तंबाकू आ गया, तो ये सारी चीजें आपकी बोई जाती हैं, ठीक है। पिपरमेंट वगैरह आप सब जानते होंगे इसके बारे में। फसल कौन कौन सी आती है इसके तहत? तंबाकू, गरम मसाले, रबर। क्या? तंबाकू, गरम मसाले और रबर, सब्जियां। काफी सारी हरी सब्जियां होती हैं जो बोई जाती हैं। मतलब कि जैसे ही रबी की फसल काटी जाती है, उसकी कटाई होती है, उसके बाद बारिश के पहले पहले सब्जियां बोई जाती हैं और काट ली जाती है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, यहां भी हम लोग इत्यादि लिख देंगे। आई होप कि ये तीनों फसल आप लोग समझ गए होंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम पीरियड याद करना। जैसे हम लोगों ने देखा कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई गई, 4 महीने बाद कट गई, मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई गई, अक्टूबर नवंबर में काट ली गई। नकदी फसल जैसे ही रबी की फसल कट होती है, रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड बचता है 2 महीने का, उसी बीच में ज्यादा से ज्यादा जायद की फसलें बोई जाती है, जिसे हम लोग नकदी फसलें बोलते हैं। चलिए चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि फसलों का बंटवारा कौन से स्टेट में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। हम लोग सारे स्टेट नहीं देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 स्टेट हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। चीजें देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारा उसका सिलेबस लंबा होता है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने जब कई सारे पेपर वगैरह देखे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह देखे, उसमें समझ में आया कि अगर हम लोग 6 से 7 स्टेट सही तरीके से पढ़ लेंगे और उसमें आप लोग देखेंगे तो सारी फसलें आ जाएंगी जो पूछती हैं। तो ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस स्टेट में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह से हम लोग 7 से 8 स्टेट देखने वाले हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देख लें क्या होता है हमारा फसलों का उत्पादन स्टेट वाइज, फसलों का उत्पादन राज्यवार, या ऐसे लिख लेंगे राज्यवार फसलों का उत्पादन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेट हम लोग लेके चलेंगे जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या की दृष्टि से, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आप लोग बताएंगे। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की जाती है? गेहूं, गन्ना, दुग्ध और आलू। कौन कौन सी? गेहूं, गन्ना, दुग्ध, आलू। कहां पर?
उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, दुग्ध, आलू और यहां पर चावल की भी खेती होती है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश में ज्यादा वरीयता चावल को ही दिया गया है कि उत्तर प्रदेश धान का कटोरा बोला जाता है, यहां चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, बात करेंगे दूसरे स्टेट की। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? जूट और चावल का। जूट और चावल का उत्पादन। ऐसे पूछ लेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कहां पर जूट का उत्पादन होता है, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर जूट का उत्पादन होता है तो वह कहां पर होता है? होता हर स्टेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा अगर तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। अब यहां हम लोग ने चावल की कुछ विशेषताएं लिखेंगे। किसकी? चावल की कुछ क्वालिटीज वगैरह हैं, 2-3 पॉइंट करके हम लोग लिख लेंगे। आइए बात करेंगे। एक चावल का ब्रांड है, कौन सा? IR20। IR20 चावल, यह क्या है? अत्यधिक उत्पादन वाली किस्म है। IR20 चावल की अत्यधिक उत्पादन वाली किस्म है। ठीक, चीजें याद रखेंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिस चावल का उत्पादन किया जाता है वह IR20 चावल है, खास करके पश्चिम बंगाल में। ठीक, एक और रिलेटेड पॉइंट है कि चावल के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वह 100 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चावल के लिए आवश्यक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब आप लोगों को लगेगा कि वर्षा का मापन कैसे होता है? 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो ये समझने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा कहां? चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जियोग्राफी का। सबसे पहले मैंने लेक्चर लिया था जियोग्राफी सब्जेक्ट का, उसमें आप लोगों को वर्षा से रिलेटेड अलग से चैप्टर ही मिल जाएगा। तो समझ लेंगे कि वर्षा का मापन कैसे होता है और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है और कितने सेंटीमीटर होती है और कितनी औसत वर्षा होती है भारत की विश्व स्तर पर। सारी चीजें आप लोगों को वहां मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट बात करेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां होता है? भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पूरे भारत में जितनी भी फसलें हैं, ऐसे है कि पूरे भारत में जितनी भी फसलें हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है। ऐसे लिखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल। ठीक, चावल। ये हम लोगों ने यहीं पर देख लिया है, चावल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो 3 पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले स्टेट के बारे में। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हम लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दुग्ध, आलू, चावल सबका उत्पादन होता है। और पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट का होता है। और पूरे भारत में जिस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो हमारा चावल है। ये चीजें याद रखेंगे फैक्ट के तौर पर। ठीक है, स्टैटिक जीके का यह काम करेंगे आप लोगों के। काफी सारे एग्जाम, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, चीजें यही आप लोगों को मेरिट लिस्ट में नीचे कर देती हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन सब पर फोकस नहीं करते हैं कि ये तो छोटी चीजें हैं, याद ही हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। हर चीज की अपनी वरीयता है, ये चीज नहीं भूलेंगे आप लोग। तीसरा स्टेट कौन सा है? असम। आसाम के लिए तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आसाम में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है, तो चाय की। किसकी? चाय की। पूरे भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन अगर कहीं होता है
तो वह आसाम में होता है। ये चीज याद रखेंगे। चावल का उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक। और पश्चिम बंगाल जिस चीज के लिए फेमस है वह जूट है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चाय आसाम में। अब चाय के बारे में भी कुछ किस्में हम लोग देख लेंगे। अगर पूछ लिया कि दक्षिण भारत में, ये हमारा देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैप बना दूं यहां, फिर चीजें समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे करके है ना, ठीक है। ठीक, ये जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य है आसाम। अगर ऐसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां होता है, तो वह आसाम में होता है। और आसाम कहां पर है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के तहत है, ठीक। और अगर पूछ लिया कि दक्षिण भारत में कहां पर, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां होता है, तो वह होता है तमिलनाडु में। यहां पर पड़ता है तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। मैप देखकर आप लोग जज मत करिएगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे ही एक डायग्राम बना दिया है, मुझे मैप बनाना आता भी नहीं है, ठीक। तो यहां एक पॉइंट लिख लेंगे कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां होता है, तो वह तमिलनाडु में होता है। कहां पर, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु की स्थिति यहां पर है दक्षिण भारत में। ठीक, तमिलनाडु में होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चौथा स्टेट देखेंगे। हम लोगों ने कौन कौन से देखा, उत्तर प्रदेश देखा, पश्चिम बंगाल देखा, आसाम देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा चौथा स्टेट हमारा आएगा, वह है गुजरात। अच्छा, फसल छोड़िए, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गुजरात में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, किस चीज की फैक्ट्रियां वहां पर सबसे ज्यादा है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। अभी जब मैं फसलों का नाम लिखूंगा तो आप समझ ही जाएंगे कि सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज बताएंगे। चलिए, गुजरात में किस चीज की खेती होती है सबसे ज्यादा, कपास और मूंगफली की। कपास और मूंगफली की खेती होती है कहां पर, गुजरात में, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो पांचवा स्टेट लिखेंगे, देखिए जो मैं पहले फसल लिखता हूं ना, उसके लिए जो स्टेट फेमस है, अगर आप लोगों से पूछ लिया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां पर होता है, तो वह गुजरात में होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर होता है, तो वह कहां होता है, आसाम में होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है, पश्चिम बंगाल में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ना, चावल कहां पाया जाता है, तो वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह चीजें आप लोग याद रखेंगे, स्टैटिक जीके के तौर पर मुंह जबानी होनी चाहिए। अगर आप लोग ये भूल गए तो आपका कम से कम 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में आपका निकल गया। तो याद रखेंगे, यही मेरिट लिस्ट में आप लोगों को ऊपर और नीचे करता है छोटा छोटा स्टैटिक जीके। चलिए बात करेंगे पांचवा स्टेट, गुजरात हो गया, कर्नाटका। कर्नाटक काफी सारे जानते होंगे। कर्नाटक किस फसल के लिए फेमस है, आप लोग बताएंगे कर्नाटक किस फसल के लिए फेमस है, तो वह हमारा कॉफी, जिसे हम लोग कहवा बोलते हैं, कहवा या कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। उसके बाद सनफ्लावर, कॉफी, सनफ्लावर और एक और है हमारा रेशम। याद रखेंगे, इसके लिए कीड़े पाले जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। भारत में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कहां होता है, कर्नाटक में। या फिर पूछ लेगा कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उत्पादित की जाती है, तो वह हमारा कहवा है, जिसे हम लोग कॉफी बोलते हैं। चलिए छठवां देखेंगे हम लोग।
छठा स्टेट केरल। केरल अगर हम लोग बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा कौन से फसल की उत्पादन की जाती है, तो उसमें काजू। भारत में सबसे ज्यादा काजू कहां पाया जाता है, केरल में। पहला हो गया काजू, नारियल, काली मिर्च, गरम मसाले। काजू, नारियल, काली मिर्च, गरम मसाले और क्या पाया जाता है, प्राकृतिक रबर। क्या, प्राकृतिक रबर। आप लोग वो टाइम पीरियड याद कीजिए जब भारत में कौन आया था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कब आया था, 1498 में यहीं केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहां, कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो वह यहां से क्या लेकर गया था, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, वह यहां से काली मिर्च लेकर गया था। क्या, काली मिर्च लेकर गया था। इससे उस समय क्या होता था कि जो मांस वगैरह होती थी उसमें अगर काली मिर्च को लपेट कर रख दिया जाता था तो वह खराब नहीं होती थी। ठीक, तो यहां पर जितना काली मिर्च जितने में बिकती थी, इसका 60 गुना फायदा उसे यूरोप में हुआ था। जब वो यहां से लेकर गया था, वह कहां का नाविक था, पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। पुर्तगाल कहां पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है। ठीक, पुर्तगाल यूरोप में पड़ता है। तो ये जब यहां से गया तो काली मिर्च लेकर गया। तो जब ये वहां का, मान लीजिए कि अगर यहां काली मिर्च का दाम 10 रुपए था, तो इसका 60 गुना, अब आप लोग जोड़ लीजिए कितना होता है। ठीक, वो होता है मान लीजिए 60, 600। इतना ज्यादा प्रॉफिट उसे हुआ था। 10 रुपए की चीज वह 600 रुपए में बेचा था वहां। ऐसे अंदाजा लगाइए आप लोग। तो काली मिर्च के लिए बहुत पहले से ही केरल फेमस है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गरम मसाले कहां पाए जाते हैं, तो केरल में ही पाए जाते हैं। गरम मसाले के लिए भी केरल फेमस है। काजू, नारियल, काली मिर्च, गरम मसाले, प्राकृतिक रबर, इन सब का उत्पादन, इनमें से किसी का भी अगर पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहां होता है, तो केरल में होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत जब विश्व, देखिए ऐसा नहीं था, लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने। भारत कहीं खोया थोड़ी था, भारत कहीं खोया नहीं था, लेकिन विश्व इससे अनजान था। विश्व भारत तक पहुंच नहीं बना पाया था व्यापार की दृष्टि से। तो ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड, काली मिर्च से। यही एक ऐसी चीज है जो भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान उस समय बनाने में योगदान की थी। किसके माध्यम से, पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के माध्यम से। ठीक, हिस्ट्री में हम लोग बहुत सही तरीके से इस पर बात करेंगे। चलिए, 7वां स्टेट हम लोग देखेंगे और लास्ट है। 7वां स्टेट हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। हम लोग क्या देख रहे हैं, राज्यवार फसलों का उत्पादन, कि किस स्टेट में कौन से फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, या फिर किस फसल के लिए कौन सा स्टेट फेमस है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अगर नहीं याद है तो 2 से 3 बार आप लोग इसे लिखिए, याद करिए, या फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, चीजें याद हो जाएंगी। मैं सारी चीजें बोलकर लिखवाता हूं आप लोगों को। आंध्र प्रदेश में अगर आएंगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हल्दी, तंबाकू, मक्का हल्दी, तंबाकू और मक्का की खेती होती है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन कहां होता है, तो वह आंध्र प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन भारत में कहां होता है, आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कहां होता है, आंध्र प्रदेश में। गरम मसाला, कर्नाटक। जूट, पश्चिम बंगाल। चाय, आसाम। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। अगर कर्नाटक के लिए बात करें, किस चीज के लिए फेमस है, कॉफी, सनफ्लावर और रेशम के लिए। गुजरात, कपास, मूंगफली। असम, चाय। तो ये सारी चीजें थी किससे, भारतीय कृषि से रिलेटेड,
जो एक्चुअल फैक्ट थे। मैंने आप लोगों को सिर्फ फैक्ट बताने की कोशिश की है, कृषि को सही तरीके से मैंने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों का ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। ये हम लोग वनडे एग्जाम के थ्रू देख रहे हैं कि जहां से जितना क्वेश्चन पूछता है सिर्फ वही चीजें पढ़ना हम लोगों के लिए कंपलसरी होती है। बाकी चीजें ज्यादा पढ़ेंगे तो बर्डन सा फील होगा। ठीक, तो आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई होप पिछले सारे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।